इंजीनियरिंग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, बॉटनी करते हैं, जूलॉजी करते हैं, everything we are doing. When we select the plant species, appropriate plant species of particular area. जैसे हम अगर चना ही बो रहे हैं किसी क्रॉप में, कहीं किसी फील्ड में, तो हम चना यहाँ क्यों लगा रहे हैं? We should know carefully. चना जो रहता है उसकी लीफ जो पत्ती होती है खट्टी खट्टी होती है, देखो कितना पीएच है, कभी सोचा है? 4 से 5 के बीच में पीएच होती है बाबा उसकी। और जितनी पत्तियां जमीन पर नीचे गिरती हैं, जैसे 8 पीएच की जमीन पर अगर चना लगाते हैं तो मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। तो एक तो पीएच रिड्यूस करता है, दूसरा फ्री बैक्टीरियल डाइवर्सिटी होती है, फ्री फंगल डाइवर्सिटी होती है उसके अंदर, जो एनाबरेट कंडीशंस में भी काम करते हैं, जो इस तरीके के राइजोबियम्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो अच्छे से वर्क करते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाने का काम। तो ये समझ गए, सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज इम्पोर्टेंट है। किस एरिया के लिए, किस तरीके की लैंड के लिए, किस तरीके के स्लोप के लिए, किस तरीके से लेवल ऑफ ग्रेडियंट के लिए कौन सी स्पीशीज सेलेक्ट करनी चाहिए। ये स्पीशीज यहाँ अगर हमारे पास सफिशिएंट वाटर नहीं है तो जो स्ट्रेस कंडीशन में कौन सी प्लांट स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है, आफ्टर दैट वी कैन अचीव। तो कुछ एरियाज में ये देख सकते हैं, इस तरीके के लैंड के वेस्ट एरिया है, ये हमें 2 साल में 60 फीट की हाइट ले आते हैं। अब सोचोगे 2 साल में 60 फीट की हाइट कैसे आ सकती है? अब तो साइंटिस्ट ऐसे ही चला रहा है, लेकिन बच्चों में अवसर रूप से दिखाऊंगा। 2 साल में अगर हम 2 साल में कोई पौधा लगाएंगे तो वो 60 फीट की हाइट लेगा। किस टेक्नोलॉजी से? अगर हमने इसमें बैम्बू को सेलेक्ट किया, बैम्बू 24 घंटे में 1 मीटर बढ़ जाता है। बैम्बू 24 घंटे में 1 मीटर बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो जो प्रॉब्लमेटिक जमीन है, जहाँ सरफेस का इरोजन ज्यादा है या कटाव ज्यादा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए बांस नहीं लगाना चाहिए बच्चों। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर खेती के लिए होती है, ना कि बैम्बू लगाने के लिए। बैम्बू लगाने के लिए और भी वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड, लो लाइंग एरिया या जहाँ कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ। तो हमने फ्लाई ऐश के डंप पर बांस का चुनाव किया। कौन सी स्पीशीज सेलेक्ट किया? बांस। हमारे देश में 137 तरह के बांस हैं। कितने तरीके के हैं बच्चों? 137 तरह के हमारे देश में। और आप जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर में बांस है। मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर में बांस है? 22 लाख हेक्टेयर बांस है। बच्चों लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मध्य प्रदेश में बांसों की प्रजाति को बेचने के लिए होता है। सबसे बड़ी नर्सरी मध्य प्रदेश में है बांस की। कितने हेक्टेयर में बांस है मध्य प्रदेश में? 22 लाख। तो यानी कि बांस के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है। बांस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। देखो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बांस ज्यादा है। बांस सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लगभग 21 लाख हेक्टेयर में। कितने में? 21 लाख हेक्टेयर में। बहुत बड़ी लैंड हो गई ना बच्चों। तो इनके मध्य प्रदेश के बाद फिर किस में है? अरुणाचल में। अरुणाचल के बाद महाराष्ट्र में। तो बच्चों इस तरीके की लैंड को लेकर के, वेस्ट लैंड को, कंटामिनेटेड को, ऐसी लैंड को हमने सेलेक्ट किया जैसे फ्लाई ऐश के डंप है। उसमें क्या चीज नहीं थी? क्या चीज नहीं थी? मीठा नहीं था। तुम फिर भूल गए। उसमें फ्लाई ऐश के डंप पे जब 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलाते हैं, सारा मीठा जल जाता है। और जलने के बाद में क्या बचता है उसमें? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमने स्पीशीज का कौन सा चुनाव किया? बैम्बू का। और बैम्बू 2 साल में 60 फीट की हाइट आई। किस तरीके से आई इसको समझने की जरूरत है। पहले देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। पहले क्या किया हमने? यानी जो स्पीशीज थी, जो एरिया था, उसके सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स को निकाला। यही तो समझाया मैंने। और दूसरा फिर क्या था? स्पीशीज का सिलेक्शन। देखो सॉइल की सारी स्टडी कर ली फ्लाई ऐश की, फिर स्पीशीज का चुनाव कर लिया। और स्पीशीज का चुनाव करने के बाद में बच्चों काम स्टार्ट किया। ये देख सकते हैं, ये जब काम स्टार्ट किया तो 90 दिन में लगभग 8 से 9 फीट की हाइट आ गई। ये देखो, जब ये हाइट आ गई, अब एक और चीज आप देखेंगे, ये वो दिखाने के लिए वो पॉइंटर नहीं है हमारे पास। क्या है? कोई बात है, पॉइंटर है सर। तो अब आप देखेंगे इस तरीके का जो एरिया है, 90 डेज में 3 मंथ में 8 से 9 फीट की हाइट आ गई। नेक्स्ट कैसे होगा भैया?
ये क्या प्रॉब्लम है? कुछ करके गए हो आप? मेरा रेंज मत करो। अच्छा, समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? मैं समझ गया। मैं अच्छी हिंदी में समझाऊंगा, अपनी मध्य प्रदेश वाली हिंदी में तो सब समझ में आएगा ना। और हमें शर्माने की किसी से जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा सबसे बेस्ट भाषा है, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाइना गया था, वो हर एयरपोर्ट में हिंदी में ही बात की जाती है। देखो इंटरेस्टिंग, देखो इंग्लिश में बात नहीं करते वहाँ, हिंदी में। किसी भी एयरपोर्ट में चले जाओ, आप नाम बताओगे हिंदी में, क्योंकि दाहिनी उंगली लगाओ तो दाहिनी लगानी पड़े, बाई उंगली इधर लगाओ, इधर अंगूठा इधर लाओ, उधर सारे वो ऑथेंटिफिकेशन हिंदी में है ना। इम्पोर्टेंट तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर बेटर। एक और चीज में तो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट लाइफ की, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें हिंदी अच्छे से आती है। जब तुम किसी जो हिंदी नहीं बोलना चाहता ना, अच्छे से ना लिखना चाहता है, उसके कहते तुझे हिंदी नहीं आती, तुम क्या सीखेगा मेरे देश? जब तुम अपने देश की अच्छे से भाषा ही नहीं जानता तो तुझे आएगा क्या? तो सबसे पहले आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? हिंदी अच्छे से आना चाहिए। आपका समझाने का तरीका होना चाहिए बच्चों को। इंग्लिश चूज कर लो, हिंदी चूज कर लो, कोई भी समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंटर नहीं है ना, है? अच्छा कोई बात नहीं, आप देखेंगे, देखो वही एरिया है, ये एरिया एक साल में ऐसा हो गया, सेम एरिया है। देखो कोई मैनिपुलेशन नहीं है बच्चों, ये एरिया है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर ये रही, एक साल में हुआ। अब आप देखेंगे बच्चों, ये 2 साल में, उस एरिया को मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा ऐसा, और फिर 1 साल का ऐसा, और 2 साल का हो रहा। तो ये 16 फीट की हाइट थी, ये लगभग ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है, और ये जो प्लांट है वो 32 फीट ऊंचा था, और वो प्लांट इसमें कहीं दिख नहीं रहा होगा। 60 फीट की हाइट अचीव करी है मैंने 2 ईयर्स में। कहाँ फ्लाई एश के डॉन थे, कहाँ है अमेज़न का जंगल। तो ये होती है पेटेंट टेक्नोलॉजी। इसको इस तरीके से ही मैनिपुलेट, इस तरीके से ही सस्टेनेबिलिटी लेकर के आ सकते हैं कि हमें सिस्टमैटिक वर्क करना पड़ेगा, हमें सिस्टमैटिक वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को भगवान कहते हैं ना, भगवान जाने, हमने तो बीज डाल दिया जी, भगवान जाने। भगवान को कुछ नहीं पड़ा, करना हमें ही पड़ेगा, करना हमको ही पड़ेगा। कहते हैं बगैर पढ़े स्वर्ग नहीं है, हमको वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। तो ये एरिया बिल्कुल हो गया 2 साल में। अब देखो इस तरीके की इंडस्ट्री बच्चों, ऐसे एरिया में एयर पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन की, मेटल लीचिंग इन ग्राउंड वाटर। अब विद इन 2 ईयर्स में देखो रोड भी क्लियर दिख रहा है, डस्ट है नहीं, तो हैवी मेटल भी स्टेबलाइज हो गए, ये सब स्टेबलाइज हो गया, और पूरा एरिया ग्रीन हो गया। वहां हम ये भी नहीं पता लगा रहे कि हम फ्लाई एश के डंप हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना, साइंस की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं, साइंस हैज द पावर। अब और भी एरिया देख लो, एक प्रोजेक्ट नहीं था, लगभग मोर देन 35 प्रोजेक्ट में लिए इंडस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, जिसको जो भी प्रॉब्लम है भैया सॉल्यूशन के लिए हम खड़े हो गए। और इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, हर गांव से मैंने ऐसे 100 गांव को चयन किया। उन गांव से मैंने एक गांव से 20 महिलाओं को चुनाव किया। उन महिलाओं को लिया जिनके पास जमीन नहीं थी, खेती की जमीन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। और उन महिलाओं में भी ऐसी महिलाओं को लिया जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनके पति या तो काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको अपाहिज है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो गरीब महिलाओं को, गरीब बहनों को मैंने लिया और उनको नाम दिया दीदी, और उनके 100 बचत गढ़ बनाए। कितने बचत गढ़? एक बचत गढ़ में 20 दीदियों को लिया, और एक दीदी को 3 से 4 घंटे काम के 6000 रुपए दिए, इंडस्ट्री की तरफ से दिलवाए। तो 100 बचत गढ़ हमने बना दिए, किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से। और 100 बचत गढ़ में हर एक बचत गढ़ को 10 हेक्टेयर का लैंड दी, और 10 हेक्टेयर के लैंड पर ये काम करने के लिए ये प्लांट के स्पीशीज दी, और उनको कैसे लगाना है, कैसे गड्ढा खोदना है, कैसे आगे की। और 2000 लेडीज को हमने ट्रेन किया। तो अगर एक साइंटिस्ट 2000 लेडीज को ट्रेन कर दे, उसमें से 10 PhD अवार्ड हो गए इसी काम से, 10 PhD अवार्ड हो गए। ये लेडीज को, 2000 लेडीज को काम दिया, तो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ। भाई जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। इसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट बाय यूजिंग साइंस, बाय यूजिंग साइंस। तो ये
हमारी साइंस, हमारी अपनी साइंस, लोकल साइंस, सिंपल साइंस। तो सिंपल छोटे छोटे कामों से ही हम आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजों को साथ लेकर के जोड़ करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो देखो इस तरीके के ही आपने कन्वर्ट करे और सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ सराउंडिंग्स एरियाज में, लोगों को काम मिला और जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। यहाँ वाटर की प्रॉब्लम थी, पूरा वाटर में इंडस्ट्रियल थी, तो वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द प्लांट साइंस, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोबियल स्टडी, विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हमने सॉल्व किए। और कोई भी एरिया, एक नहीं दसियों एरियाज पे हमने काम किया बेटे, और हमने इस हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब ये चंद्रपुर में है थर्मल पावर स्टेशन, हमने वहाँ भी काम किया और वहाँ भी विद इन ईयर्स में आप देखेंगे इस तरीके का एरिया, डस्ट की प्रॉब्लम, दीदियों की हेल्प ली और ऐसा कर दिया। ये 6 महीने की कोई मिलावट नहीं। देखो एक चीज और ध्यान में देखो बच्चों, वो 2 चिमनी दिख रही है ना, देखो पहले भी 2 चिमनी दिख रही है, कोई मिलावट तो नहीं है ना, ना इधर की ना उधर की, बात बताइए ये बिल्कुल ऑथेंटिक। तो ये सेम एरिया वी आर कन्वर्टेड टू दिस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो डस्ट की जहां प्रॉब्लम है वहां इसी प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। फिर इन साइट्सों को नॉट ओनली हमारे देश के बड़े बड़े नुमाइंदे, विदेश से भी बड़े बड़े प्रोफेसर, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बहुत सारे प्रोफेसर आए थे, हैव विजिटेड द साइट, दे अप्रिशिएट द वर्क। और आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एवरीथिंग दे आर लर्निंग फ्रॉम अस। कभी समय था कि हम उनसे सीखते थे, आज समय हम उनको सिखा रहे हैं। तो यही है, हम ही सिखा सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, क्योंकि वी नो द रियल साइंस, वी आर इंडियन, वी नो द रियल साइंस। हमें प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन देना है। क्या देना है? प्रॉब्लम, जहां जैसी प्रॉब्लम वहां उसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ साइंस। ओके, तो ये नॉट ओनली हमारे स्टेट के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनके फादर भी विजिट करने आए हैं। अभी भी हेमंत तिवारी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनके फादर भी विजिट करने आए। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है साइंस का लालच, यानी वैज्ञानिक का लालच। ये मेरा लालच है बच्चों, मैंने सब कुछ कर दिया, ग्रीन कर दिया, इंडस्ट्री बोले हमारा काम खत्म, अब तुम अपना देखो क्या करना है हमारा। हमने यहाँ रिसर्च की कि कितनी जड़ें हैं, इनमें जड़ें कैसे डेवलप होती हैं, रूट्स कैसे डेवलप होती हैं, हमने रूट्स कितनी मैनिपुलेट करनी है, लिटर कितना डेवलप हुआ, बैम्बू का बायोमास कितना है, एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड। देखो पहले हमने लैब में काम किया, लैब में टेक्नोलॉजी डेवलप करी, हम लैंड पे गए, लैंड पे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन किया और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में फिर लैंड से डेटा लिया, फील्ड से लैंड से डेटा लिया और लैंड से डेटा लेने के बाद में अगेन वी हैव टू गो इनटू लैब। तो ये क्या हो गया, लैब टू लैंड और लैंड टू लैब। फिर हम लैब में आ गए, हमने डेटा कलेक्ट किया। तो ये डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कितना कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन करना है, कितना कार्बन स्टोर हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन हम रिलीज कर रहे हैं। तो 1 हेक्टेयर में लगभग हमने 98 टन ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो एक अचीवमेंट हो गया कि भैया 98 टन ऑक्सीजन हम रिलीज कर रहे हैं और लगभग 40 टन कार्बन का स्टोर करके 98 टन हम ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो दिस इज द अचीवमेंट, दिस इज द अचीवमेंट। और इस डेटा को धीरे धीरे हमने बच्चों कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में फिर हमने देखा कौन सी चिड़िया आ रही है, कबूतर कौन सा आ रहा है, कौन सी छोटी चिड़िया आ रही है, कौन सी बड़ी चिड़िया आ रही है, कौन से चिड़ियाओं के साथ साथ कौन सी रेयर है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी थ्रेटेड है, कौन सी जनरेशन कम हो रही है, कैसी ज्यादा आ रही है, ये इस हैबिटेट को क्यों पसंद कर रही है, क्यों आ रही है, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। ये हमने डेटा कलेक्ट किया और इसको कलेक्ट करने के बाद फिर हमने देखा बटरफ्लाई किस लिए आ रही है, डैमसेल फ्लाई किस लिए आ रही है, स्पाइडर क्यों डेवलप हो रही है, ये सब क्यों, पहले तो नहीं था ना कुछ भी, ये सारी चीजें क्यों आई, क्यों डेवलप हो रही है, क्या खाती है, क्या पीती, एवरीथिंग डेटा वी हैव कैलकुलेटेड। आफ्टर दैट वी हैव पब्लिश्ड द पेपर। वही तो साइंस जो वैज्ञानिक होता है उसका लालच ये होता है, जो भी काम किया भैया वो पब्लिश होना चाहिए, किताब बननी चाहिए, जो भी हमने काम किया है वो पब्लिश होना चाहिए, ये मेरा लालच है। तो देखो पहले समाज को मैंने संतुष्ट किया, इंडस्ट्री को संतुष्ट किया,
और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया, और इन सब का सॉल्यूशन देने के बाद में बच्चों मैंने उस काम को सिस्टमेटिक डिजाइन करके कैसे डेटा हमें मिला, उस डेटा को हमने फिर बताया कि इस तरीके से काम करेंगे तो ऐसे पब्लिश होगा। तो देखो बेटे, इसी को कहते हैं रियल साइंस। आपने प्रॉब्लम पे काम किया, प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझने की कोशिश करी, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन ये सब देने में डेटा जहां जहां हमें मिला, कहीं कैल्शियम कम था, कैल्शियम के डेटा लिया, मैग्नीशियम था, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एवरीथिंग, सारे डेटा को लेकर के कंपाइल किया, पेपर बन गया। तो इस तरीके के 50 पेपर लिखे, 50 पेपर लिखे तो सारे स्टूडेंटों को काम मिला, और स्टूडेंट को काम मिलता है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। तो इस तरीके से ये एक चेन होती है, और ये पूरी एक टीम में काम करते हैं। और टीम क्या होती है बोलो, टोटल एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर। तो वी आर ए टीम, वी आर ए टीम, टी फॉर टोटल, ई फॉर एफर्ट, ए फॉर ऑल, एम फॉर मेंबर, वी आर ए टीम। ओके, सो फिर हमने जड़ें देखी इसकी ठीक से कि इसकी जड़ें कितनी मिट्टी रोक पाती हैं और पेड़ की जड़ें कितनी मिट्टी रोक पाती हैं। तो हमने जब कैलकुलेट करा, एक बैम्बू की जो बंच है उसकी जड़ लगभग 4 टन मिट्टी को रोक लेती है। कितनी मिट्टी को रोक लेती है? 4 टन। और जो प्लांट है उसकी जड़ लगभग 2.4 टन मिट्टी को रोकती है, 2.5 टन। इसका मतलब बैम्बू बढ़िया है, सरफेस की सारी मिट्टी बैम्बू रोक लेता है, जबकि पेड़ नहीं रोक पाता इस तरीके की लैंड में। तो हमने बैम्बू को ज्यादा प्रेफर किया, तो हमें सरफेस का इरोजन रोकना था। तो सिस्टमेटिक स्टडी है भाई, इसकी जड़ें ऐसी हैं जो रोक लेती हैं, इसकी जड़ें नहीं, उतनी नहीं रोक पाती। और फिर हमने इनकी जड़ों का अध्ययन किया कि जड़ें ये करती क्या काम है, कैसे बाइंडर की तरह काम करती हैं, और इनका ठीक से अध्ययन करने पर हमने पाया बच्चों, जब अमेज़न जैसे जंगल बना रहे हैं, हमने कहा हम 100 टन पर हेक्टेयर ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो क्यों ना इसको बम्बू ऑक्सीजन पार्क घोषित कर दें। तो लोग जिसको ऑक्सीजन ज्यादा लेनी होती है वो इन पार्कों में घूमने चला आता है। तो इको टूरिज्म से भी हमने जोड़ दिया। कहाँ वो फ्लाइयास के डंप थे, या कोई आना नहीं चाहता था, कहाँ टूरिस्ट एरिया हो गया। तो एक ऐसे डंप, ऐसे एरिया जहाँ कोई विजिट करना नहीं चाहता था, वो उसको हमने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। तो सारी सर्विसेज हमने दी, प्रोविजनिंग सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विसेज, और रेगुलेटिंग सर्विसेज एज वेल एज दी सपोर्टिंग सर्विसेज, चारों सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी। उसके बाद और एक ये दूसरी साइट है, ये मैंगनीज के डंप है, मैंगनीज माइन ये तुम्हारे पांडुरना से थोड़ा सा आगे ही है, और मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे इधर साइड में है। तो ये मैंगनीज के डंप है, और जब हमने इस पे काम किया तो इस पे हमने अलग स्पीशीज का चुनाव किया, क्योंकि मैंगनीज के माइन के एरिया के पास कभी वहां जंगल हुआ करता था टीक का। टीक तो पता है ना, जिसको सावन कहते हैं, टीक का। तो हमने टीक का भी चुनाव किया, बांस का भी चुनाव किया, इस तरीके के 10 पौधे चुनाव किए। देखो टीक, सागौन एक ऐसा पौधा है जो इस क्लाइमेक्स की, इस क्लाइमेटिक रीजन की टॉप क्लाइमेक्स की स्पीशीज है। कैसी है? टॉप। आपने देखा होगा जहाँ टीक का जंगल है तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल स्टेबल जंगल है, वो बदलता नहीं है आसानी से। टीक का जंगल बदलता नहीं है, तो जो जंगल ना बदले 100 साल तक, 200 साल तक ऐसा ही दिखाई देता रहे, तो हम कहेंगे ये टॉप क्लाइमेक्स है। कैसा है? टॉप क्लाइमेक्स है। और हमने इस तरीके से टॉप क्लाइमेक्स के भी पौधे लिए। दूसरा, प्राइमरी इकोलॉजी में ऐसा होता है, प्राइमरी सक्सेशन की भी स्पीशीज ली। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो शुरू में ग्रो करते हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो उस तरीके की हमने पेड़ लिए, जैसे बबूल हो गया, बबूल आपने देखा होगा, शीशम हो गई, इस तरीके के पेड़ों का चुनाव किया। तो इस तरीके से हमने सिस्टम डेवलप किया। ये मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, अगर इसको ठीक से समझोगे तो आप। तो फिर यहाँ की हमने पूरी बायोडायवर्सिटी निकाली। तो पहले कुछ भी नहीं था, अब कौन कौन सी स्पीशीज किस तरीके से डेवलप करी, किस फार्मर की जा सकती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि समय कम लगता है बांस को ग्रो करने में। 2 साल में 50 से 60 फीट की हम हाइट ले लेते हैं। ओके, ये वहां का स्मृति वन है। और इसी तरीके से हमने अपने ग्रीड लालच को बनाए रखा, पेपर पब्लिश करते रहे। तो बांस को थोड़ा सा और बताता हूँ बच्चों, मैं समय देखूँ कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। अभी सुन सकते हो 5 मिनट और हैं सर? 5 मिनट और चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 5 ही मिनट में खत्म करूंगा, मुझे पता ही नहीं, समय बढ़ता ही गया। तो बांस 2 तरीके का होता है बेटा। बांस में ऊपर के तना होता है
और एक जो राइजोम होता है वो भी तना होता है, उसमें गांठें पास पास होती हैं, उसमें गांठें पास पास, जैसे अदरक की नीचे गांठ सी रहती है ना, तो इसमें जो गांठ होती है वो पास पास होती है, लेकिन ये दो तने होते हैं, एक ऊपर का तना, एक जमीन के नीचे का तना। तो दो तरीके के तना पाए जाते हैं इसमें, ऊपर का स्टैंड और नीचे भी स्टैंड, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और नीचे का तना होता है उसको हम राइजोम कहते हैं, उस तने को ही राइजोम कहते हैं, और उसी में जड़ें निकली रहती हैं, तो उसी में जड़ें निकलती रहती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और ये जो रहता है ये स्टोरेज हाउस कहते हैं इसको, ये सारे न्यूट्रिएंट इसी के अंदर स्टोर होते हैं। तो रूट्स मिनरल्स को लेकर के आती है और इसके अंदर स्टोर करती रहती है। पत्तियां खाना बनाती हैं तो पत्तियां का मीठा भी इसमें स्टोर होता है, और फेवरेबल कंडीशन में इसमें से सूट निकलती रहती है। तो नंबर ऑफ सूट निकलती है, हाइट बढ़ती है। देखो साइंस को सिंपल भाषा में समझाया है। तो ये कितना अपटेक हुआ, ये रिसर्च है, कौन कौन से हैवी मेटल्स प्लांट के किस पार्ट में अपटेक हुए, कैसे हुए, जाइलम फ्लोएम कैसे काम करता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जाइलम और फ्लोएम के क्या काम होता है, कहाँ फूड स्टोर होता है, वैक्यूल में क्या रहता है, एवरीथिंग। ये थोड़ी सी साइंस आप समझ लोगे, किस एलिमेंट से कितना नुकसान है, कितना फायदा है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन सब लेना, पढ़ना, बहुत अच्छे से बनाया है। नेट से कुछ, कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए फंक्शन क्या है, उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, और इस रेंज से अगर ऊपर है तो क्या उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई इंडस्ट्री आकर के और कोई कहे कि भाई हमारी तो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो हमारी पत्ती की ऊपर तो डस्ट फेंकेगा ना, जब डस्ट आएगी तो वो नुकसान कर रही है। तो ये आपको समझने की जरूरत है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से नॉन एजेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे। जैसे सपोज आपका मैंगनीज है तो ह्यूमन हेल्थ को, नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। लेड है, नर्वस सिस्टम ब्रेक होता है। कैडमियम है, रीनल स्केलेटल पल्मोनरी सिस्टम ब्रेक होता है। क्रोमियम से पल्मोनरी खराब होती है। मरकरी से नर्वस सिस्टम और रीनल, ये सब ब्रेक होते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पे जो हैवी मेटल्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है, कितनी रेंज में वो ये सहन करने लायक है, उसकी रेंज से ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी समझने की जरूरत है। बांस मैंने तुम्हें बताया, ये 31 तरीके के जैगरान, 137 तरह के बांस होते हैं। कितने होते हैं? 137 तरह के बांस होते हैं। और ये बांस हमारे देश में कितने हैं और अलग बाहर कितने हैं, ये तुमने बांस 2 तरह के होते हैं, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, गुच्छे वाले और बिखरे हुए। ठीक है, गुच्छे वाले सिम्पोडियल और बिखरे हुए मोनोपोडियल। और बांस 137 तरह के भी है। देखो सारे लाल, नीले, काले, पीले। जब मन करे जब तुम रिसर्च करो, पीएचडी करो, और कोई डिसर्टेशन करो, और कोई काम करो, बेटे ये तुम्हारे काम के लिए। मैं पूरे एंटायर टीम को कहूंगा, अपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो भी हैं, इस सभी बच्चे को, ईच एंड एवरी बच्चे को, या तो उनके व्हाट्सएप पे या उनकी मेल पे सभी को सर्कुलेट करें ये प्रेजेंटेशन, जिससे वो अपने घर पे पढ़ें, अपने घर परिवार वालों को भी दिखाएं, समझाएं साइंस क्या है। देखो सब कुछ मैं लेके आया हूं, मैं कुछ भी छुपाया नहीं, मैंने कुछ भी हिडन नहीं रखा बच्चों। मैं साइंस को कभी हिडन रहने भी नहीं दूंगा। मैंने कुछ भी ना हिडन रखा है, ना साइंस को मैं हिडन रहने दूंगा, ना मैं कुछ छुपाऊंगा। मैं जो भी है आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जैसे आप भी साइंटिस्ट बनो। मैं चाहता हूं तो ये देखिए सारी रंग की स्पीशीज हैं, सारी। बांस को कॉमर्शियल स्पीशीज कैसी हैं, सब किसान भाइयों के बच्चे हैं। तो अपने खेतों में कौन कौन से बांस लगा सकते हैं, किस तरीके की मिट्टी पे, ये भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि भाई अगर ऐसी जमीन है आपके पास घर के चारों तरफ, या कहीं लो लैंड एरिया, जब बेकार जमीन है जिसमें कुछ भी नहीं करते हो, वहाँ बांस को कैसे लगा सकते हो, कौन सी स्पीशीज को लगा सकते हो। वो कॉमर्शियल स्पीशीज है, कौन से इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, कौन से फंजाई रहते हैं, एवरीथिंग मैंने सब सिस्टमैटिक करके देखा। कैसी मिट्टी में चलेगा, कितनी पीएच हो सकता है, कैसी सीखने की जरूरत है, ये आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बना के लाया हूँ। क्यों बना के लाया हूँ? सब किसान के बच्चे हैं, 10 तरह के बांस तो ऐसे हम कॉमर्शियल जाने जिनकी खेती हमारे माँ बाप कहीं न कहीं बेकार जमीन पे, कैसी जमीन पे, बेकार जमीन पे जिसमें हम खेती नहीं करते, जिस पे खेती नहीं करते, क्योंकि बांस भी डेली यूज स्पीशीज है ना, बांस का हमेशा इस्तेमाल होता ही है। तो इस तरीके के मैंने बताया बच्चों। और एक और चीज मैं लेकर, ये तो मैं पढ़ना है, मैं बोलूंगा नहीं है, ये सब पढ़ना है आपको। ये नहीं, ये फ्लाइयर्स के डब पे, ये सब नाटकबाजी है या पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, सत्य है ये। तो ये गणतंत्र सामने में एक बार सॉल्व जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना,
मतलब 100 उड़ा देते हैं उसको। तो कई बार ये सब। अच्छा, मैं 100 तरह के पेड़ों के फोटो लाया हूँ, के नाम लिखे आया हूँ, लाया हूँ बच्चों, जो अपने पांडुरनामा है, जो अपने पांडुरनामा है। मैं बच्चों इसलिए लेकर के आया हूँ, तुम सीख लो। आपको साइंटिफिक नाम नहीं पता, यहाँ से देख लो, लोकल नाम पता है, क्लियर? तो 100 तरह के पेड़ पौधों को आप व्हाट्सएप में रख के, अरे यार तो मैंने ये नीम का ऐसा होता है, इसका नीम पे निवारियस, यही साइंस है। अगर तुम पे 100 तरह के पेड़ आएंगे ना, तो आधे वैज्ञानिक बन के मैं लिख करके दे रहा हूँ। सिर्फ 100 तरह के मैं कह रहा हूँ, कोई भी ये नोबेल साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर रियल में हमें नोबेल साइंस से भी ऊपर जाना है, तो सबसे पहले प्लांट साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में वी हैव टू नो एटलीस्ट 100 टाइप्स ऑफ द ट्री। इतना तो हमें आना चाहिए किसी भी साइंस के से, तो इन्हीं पे ही साइंस बेस्ड होती है। तो ये 100 तरह के मैंने पेड़ों को सिस्टमैटिकली उनके नाम लिख करके फ्लावरिंग स्टेज में सब कुछ, मैं किसको लेकर के आया हूँ, किसको लेकर के आया हूँ इनको, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। हम मीन्स टीम, और टीम मीन्स टी फॉर टोटल, E for effort, A for all, M for member. So we are a team. और टीम मीन्स, टीम क्या होती है, जब टीम एक साथ मिलती है तो कुछ भी काम छोटा नहीं होता। ओके, तो ये प्लांट्स हैं, तो मैं बस थैंक यू बोलूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक होकर पूछो बच्चों। देखो ना, मैं वैज्ञानिक तो बन गया गलती से, मैं किसान का ही बेटा हूँ, वही रहना चाहता हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, वही देखो मैं जो भी वैज्ञानिक कर रहा हूँ, वो सब अपनी सोसाइटी, समाज के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं वही साइंस करूँगा, उसी साइंस को डिसाइड करूँगा, उसी साइंस के द्वारा लोगों को काम देने की कोशिश करूँगा। मैं जो आपके टैक्स का पैसा लेता हूँ, मैं आपके टैक्स का जो पैसा लेता हूँ, मैं उसको जाया नहीं जाने दूंगा। आप मुझे तक का मेरे पैसे की नहीं मिलती, तुम्हारी मेहनत की कमाई का जो टैक्स करता है ना, 1% टैक्स पर कट गया, 2%, उसी की तनख्वाह मिलती है, और उसी की वजह से देखो पेट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, हमें गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है, वो पैसा आपका है। गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, हमारी है, हमारी अपनी है। देश किसका है, हमारा। देश की जो भी चीजें वो किसकी है, हमारी। तो वी आर ए टीम। थैंक यू। एजेंसियल होते हैं ये, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारी या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, मतलब या माइन्यूट अमाउंट में इनकी जरूरत होती है प्लांट्स के लिए। तो ये एजेंशियल हैवी मेटल्स हैं। देखो, एक तो मिनरल्स हो गए, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे एजेंशियल हैवी मेटल्स हो गए, और तीसरे होते हैं यूजेनिक, नॉन एजेंशियल हैवी मेटल्स। ये ना प्लांट्स को, एनिमल को इनकी जरूरत होती है, लेकिन इनसे हमारे एजेंशियल चीजें जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें इन्हीं से ही बनती हैं, नॉन एजेंशियल हैवी मेटल से। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी बार एक्टिविटी हैं सारी इन्हीं से बनती हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा कार्सिनोजेनिक हैं, अगर ये गलती से फूड चेन में चले गए, कैंसर को जन्म देंगे। तो बच्चों एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हैवी लोगों को जनरेशन करवाया बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीखो। एवरीथिंग तुम्हारे गांव में, सब कुछ तुम्हारे घरों में है, सब कुछ जो डेली एक्टिविटी में करते हो, एवरीथिंग वी हैव, वही साइंस है, उसी को समझना है। हमको सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखना है, हमको जो काम कर रहे हैं उसमें हमको 100% देना। अभी जैसे हमारा बीएससी है तो बीएससी मार्क्स, एमएससी है तो एमएससी मार्क्स, हम अचीव कैसे कर सकते हैं, हम मोर देन 90% कैसे लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि आजकल वही है, जब कहीं हम अपनी एप्लीकेशन देते हैं, हमारे 50 से कम 60% नंबर रहते हैं, तो बेटे एक नंबरिंग के बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक बात बताओ, शहर का आदमी में जाकर के वो ये सब खाता है, हमारे यदि अगर हम काम नहीं करेंगे तो शहर का आदमी चल ही नहीं पाएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, वो जी नहीं पाएगा। और हमारे किसान भाई काम करना बंद कर दें, मैं लिख करके दे रहा हूँ, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये वोट बैंक किसने बनाए, आपने बनाए।
आप कॉटन ग्रो मत करो, एक कोट नहीं पहनना, मजा आएगा, वही जूट का कुछ पहन के आ जाऊंगा तो तू रहेगा ही नहीं, तो मैं कहां से पहनूंगा? एवरीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग, रॉ मटेरियल एवरीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग, तो यू आर डोनर, यू आर बैक्टीरिया फंजाई थे, और उसके बाद में क्या बचा? सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो बच्चों उस टेक्नोलॉजी का ये ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी हमें गोबर की खाद या जो अपनी गाय माता है उसकी खाद, कोई भी एडिटिव्स हमें डालना पड़ता है जमीन में, क्योंकि वो जरूरी होता है। वो पानी को लेकर के जाता है ऊपर को जाइलम, और फ्लोएम भी ऊपर से क्या लेके आता है? मीठा। पत्ती क्या बनाती है? मीठा। पत्ती ने मीठा बनाया, पत्ती मीठा बना करके उसको कौन लेकर के नीचे आया? फ्लोएम नीचे के आया, उसने जड़ों में छोड़ दिया। रूट एक्टिवेट से रिवर्स प्रोसेस में जड़ों में वो मीठा चला गया, और उस मीठे को कौन खाता है? जड़ों में कौन रहते हैं? समझो साइंस को, हमारी साइंस को दूसरे लोग ढूंढ रहे हैं, उस चीज को समझो। जड़ों में कौन रहते हैं? हेटेरोट्रॉफ, बैक्टीरिया और फंजाई। वही तो कहानी बता रहा था मैं पहले, पेट का बताया, सबको भूल गए। हमारी जड़ों के अंदर कौन रहते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई। उनको क्या चाहिए? वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। खाना कौन बनाता है? ये मत कह देना हमारी मम्मी बनाती है। फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, और ये एक्टिवेट्स से, रूट एक्टिवेट्स पे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्योंकि समय कम है, वरना मैं वो पाथवे भी दिखाता हमें, तो उन पाथवे से ये सब चिपकते हुए चले जाते हैं, और ये सारे मिनरल्स प्लांट में ऊपर जाते हैं। इसीलिए प्लांट के अंदर ब्रांच होती है। प्यार है जो करती। आपके पापा जब भी सुबह जलते होंगे ना, तो जलने के बाद वो मिट्टी को ऐसे करके, चलो ये काम करें, चलो ये करते हैं। तो मिट्टी हमारी क्या है? माँ है। तो हमारे देश में दो माँ होती है, एक तो हमारी अपनी माँ जो हमें पैदा करती है, एक हमारी धरती माँ। उसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि धरती माँ से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रोड्यूस करवाते हैं। एक हमारी माँ है, हमें प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम आए, जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों के ही पैर छुए जाते हैं, दोनों के ही पैर इसीलिए छुए जाते हैं, उसके पीछे एक साइंस है बच्चों। इसीलिए हम अपने माँ और बाप के पैर छूते हैं, इनकी वजह से हम हर धरती पे आए। अगर मेरी धरती माँ ना हो, अगर मेरी धरती माँ प्रोड्यूस ना करे, तो हम सर्वाइव हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो अब बताओ कि हम डोनर हुए, या जिनको तुम समझते हो बहुत बड़े हैं, वो दुरंगा है, वो लोग जो कुछ नहीं करते, या शहरों में रहते हैं, इसी के 8वें मंजिल पे रहते हैं, तो दुरंगा कौन है? हम है ना। वी आर दी डोनर, हम दाता हैं। हम सब किसी को देते हैं। हम सर्द हवा, जाड़ा, ठंड, बरसात, कुछ भी छुपाया नहीं, मैंने कुछ भी हिडन नहीं रखा बच्चों। मैं साइंस को कभी हिडन रहने भी नहीं दूंगा। मैंने कुछ भी ना हिडन रखा है, ना साइंस को मैं हिडन रहने दूंगा, ना मैं कुछ छुपाऊंगा। मैं जो भी है आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जैसे आप भी साइंटिस्ट बनो। मैं चाहता हूं ये देखो, सारी बैम्बू स्पीशीज हैं, सारी किस तरीके की मिट्टी है, ये भी आपके लिए लेकर के आया हूं। ये अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि अगर ऐसी जमीन है आपके पास, घर के चारों तरफ, या कहीं लो लाइन एरिया, जब बेकार जमीन है जिसमें कुछ भी नहीं करते हो, वहां बांस को कैसे फाइनेंस सेल की भी रिक्वायरमेंट अपने को सीजनली प्रोवाइड करती है। बस करना क्या है, अपने को कंटिन्यूस लगे रहना है। नो बट इस तरीके से काम चलता है, फोन आया तो आना ही आना है। एक्चुअली मेरा सौभाग्य कि मैं कोई आया नहीं, इसलिए मेरा मुझे आना पड़ा और मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। तो दोस्तों, बीएससी के बाद भी आप केडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर बीएससी के बाद भी अगर नेट सेट भी करना है तो वो भी कर सकते हो। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, प्लस रहने का HRA 18% रहेगा, वो 28,000 प्लस जाता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका एजुकेशन बढ़ेगा, मान के चलिए MSc होके आप वहाँ आए, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 28 प्लस HRA 32,000 प्लस समथिंग आपको सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ आपका नेट सेट क्लियर है, हाउसिंग रेंट रहता है, तो जितनी भी सैलरी मिलती है उसके ऊपर 18% जो कुछ बनता है वो CSI मिले आपको मिलता है। देखिए, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनपुट है, बाकी सब ऑनलाइन होता है। टाइम टू टाइम आपको फाइनेंशियली आपके बैंक के अकाउंट में जमा ठीक है, ये भी नेगेटिव की जाती है। आपकी ड्रेस होनी चाहिए, आप सलवार कमीज या वेस्ट होनी चाहिए, आप टी-शर्ट या बनियान ऐसे तरीके से पहन के नहीं कर सकते। आप ऐसे कोई और ड्रेस मत करो कि आप
आपकी ड्रेस पे ही कमेंट चला जाता है। आप ऐसे कोई कपड़े में पैंट पहने स्पेशली सिंपल सिंपलिसिटी, जितने आप सिंपल होंगे उतने आप अच्छे प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? इंटरव्यू में ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो, पहले ही आपको एक क्लियर रहना चाहिए, या तो अच्छी जगह पर चले जाओ यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह तरह कुछ ना है, ये नहीं आप फिर में चले गए घूम रहे हो, हाँ शायद पूछो आवाज में पूछो तो वो सब रिजेक्ट कर देगा। आपको ऐसे केस में ऑनलाइन में इंटरव्यू देना अगर गाँव का बच्चा है तो उसको किसी कंप्यूटर सेंटर में नहीं आ जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, या कहीं ऐसी जगह पे या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बैकग्राउंड गलत ना जाए, गलत मैसेज ना जाए। इंटरव्यू के लिए आप उस तरीके से फोकस हो जाए। दूसरा, आपको जिस इंटरव्यू देने जा रहे थे उस प्रोजेक्ट का टाइटल पता होना चाहिए। नौकरी के लिए हाँ भाई कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, जैसे सपोज रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और टाइटल ये है स्टडी ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी क्लाइंट्स, ये लिखा है ना। आपको स्टडी ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी, अब मैं पूछूंगा माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या होती है, क्या होती है माइक्रोबियल इकोलॉजी? आपको अच्छे से पता है माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इकोलॉजी क्या है तो बताएगा, इकोलॉजी सभी बतानी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी वाली को, माइक्रोबायोलॉजी वाली को, बॉटनी वाली को। देखो फिर मैं क्या काम कर रहा हूँ तो वास्तव में मन से समझ में आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी गरीब किसी लालच वजह से नहीं आया, मैं बच्चों आपके लिए आया, मैं आपकी आपको के लिए किसी को कुछ सीख लो, कुछ बताने आया हूँ कि बहुत जरूरी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। आपको ये पता चाहिए इकोलॉजी क्या है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल मार्केट में कुछ भी नहीं होगा, तो सब पढ़ के इंटरनेट से पढ़ के कहीं से भी पढ़ के सब कुछ पढ़ के। अब जैसे आपका इंटरव्यू है तो आप 50 जगह हेल्प लो, जहाँ हेल्प ले सकते हो, जिस अपने हिसाब से हेल्प ले सकते हो, जहाँ हेल्प 2 दिन पहले या तो 2 दिन में पूरा सीखने की कोशिश करो और देखो कैसे बोलना है। ओके, माइक्रोबियल बताओ, माइक्रोबियल क्या होता है? सब ऐसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उन्हें माइक्रोबियल आते हैं या माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत देते हैं, या और भी कोई माइक्रोबियल की क्या डेफिनेशन होगी? ना मुझे नहीं पता है, हिंदी में बोल सकते हो या कोई इंग्लिश में बोल सकता है, किसी में बोलो। भाषा लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, मैंने बता दिया लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसकी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको हम माइक्रोबियल करते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी ऐसे चीज़ों को मिला करके नहीं करते हैं, पैरों पे इसलिए लगी थोड़ा सा इसमें किया, जब भी किसी को बात करते हैं आँख से आँख को मिलाकर ऐसे न ऐसे 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 आँख से मिलाकर, कहते हैं मैं आँख से आँख मिलाकर की बात करता हूँ, अपनी चीज़ कर सकते तो कितना ही सुना अल्लाह ताला उन्हीं से करा जाता है बच्चों। लैब, फिर हम लैब में आ गए, हमने डेटा कलेक्ट किया, तो ये डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कितना कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, कितना कार्बन स्टोर हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन हम रिलीज कर रहे हैं। तो एक हेक्टेयर में लगभग हमने 98 टन ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी जनरेशन कम हो रही है, किसकी ज्यादा आ रही है, ये इस हैबिटेट को क्यों पसंद कर रही है, क्यों आ रही है, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। ये हमने डेटा कलेक्ट किया और इसको कलेक्ट करने के बाद फिर हमने देखा बटरफ्लाई किसकी आ रही है, टेंसिफ्लाई किसकी आ रही है, स्पाइडर क्यों डेवलप हो रही है, ये सब क्यों, पहले तो नहीं था ना कुछ भी, ये सारी चीजें क्यों आई, क्यों डेवलप हो रही है, क्या खाती है, क्या एवरीथिंग डेटा वी हैव कैलकुलेटेड। आफ्टर दैट we have published the नाम क्या है इसको
जाएगा। बॉटनी वालों उसको मैं हेल्प करूंगा भी। आपको पीछे धकेलने वाला कोई पैदा नहीं हो, ये मेरे वर्ड है। तो सिंपल है, जो इरोजन है कौन से स्टेट्स में कितना है, और ये इरोजन सिर्फ वाटर से होता है, रेनफॉल से। रेनफॉल में एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर की जो ड्रॉप्स होती है उसकी एक इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी से ये पता लगा सकते हैं कि ये इतना इरोजन ये ड्रॉप करेगी। तो ये हमारे देश है, हमारे देश में 329 मिलियन हेक्टेयर है। लगभग इतनी जो लैंड है, जो आप देखेंगे ना येलो कलर वेजिटेशन डेग्रेडेशन, और जो ये जो येलो ऊपर वाटर इरोजन है, वाटर इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, दूसरा नंबर पर है, तीसरे पे मध्य प्रदेश। तो इस तरीके की तो सरफेस इरोजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैनमेड इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये अभी बात मैं टारगेट करूंगा स्पेशली मध्य प्रदेश पे ज़्यादा है, लेकिन मैं रिसर्च महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, इसलिए महाराष्ट्र को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, और 36 जिलों में हम देखेंगे लगभग जंगल है हमारे पास 52 लाख हेक्टेयर, यानी 5.22 मिलियन हेक्टेयर में। और अब इनमें भी डिग्रेडेड लैंड है महाराष्ट्र में, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है डिग्रेडेड और वेस्ट लैंड। लेकिन डिग्रेडेड वेस्ट लैंड के साथ साथ मिनरल्स की, जैसे देखो सारे मिनरल्स जो हमारे अर्थ से निकलते हैं, ये सब रिसोर्स भी ये भी हमारे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास रहते हैं सारे मिनरल्स रिजर्व्स। इनका राइट एरियाज हैं, कुछ एरियाज में ये देख सकते हैं इस तरीके के लैंड के वेस्ट एरिया है, ये हमने 2 साल में 60 फीट की हाइट ले आते हैं। अब सोचोगे 2 साल में 60 फीट की हाइट कैसे आ सकती है, आपको साइंटिस्ट ऐसे ही चला रहा है, लेकिन बच्चों में और से दिखाऊंगा 2 साल में, अगर हम 2 साल में कोई पौधा लगाएंगे तो 60 फीट की हाइट ले लेगा इस टेक्नोलॉजी से। अगर हमने इसमें बैम्बू को सेलेक्ट किया, बैम्बू 24 घंटे में 1 मीटर बढ़ जाता है, बैम्बू 24 घंटे में 1 मीटर बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। तो जो प्रॉब्लम है जमीन है जहाँ सरफेस का इरोजन ज्यादा है या कटाव ज्यादा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए बांस नहीं लगाना चाहिए बच्चों। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर खेती के लिए होती है, ना कि बैम्बू लगाने के लिए। बैम्बू लगाने के लिए और भी बेसिक लैंड डिग्रेडेड लोलैंड एरिया या जहाँ कोई प्रॉब्लम है वहाँ, तो हमने फ्लाई ऐश के डंप पर जहाँ बांस का चुनाव किया, फिर कौन सी स्पीशीज सेलेक्ट किया, बांस। हमारे देश में 137 तरह के बांस हैं। कितने तरीके के बच्चों? 37 तरह के हमारे देश में। और आप जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर में बांस है। मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर बांस है? 22 लाख हेक्टेयर बांस है। बच्चों लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का बांसों की प्रजाति को बेचने के लिए। यहाँ पेड़ पौधे कितने हैं आपके गाँव के, तो आप नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो हम पेड़ पौधा जिस पर हम डिपेंड करते हैं उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो पहली खासियत हम गाँव में ये होनी चाहिए कि जो भी डाइवर्सिटी है हमें हिंदी में या कॉमन नेम में किसी भी नेम से पेड़ पौधों को जानना जरूरी है। ये हमारी यूनिकनेस होगी बच्चों, चाहे तो माइक्रोबायोलॉजी के हो, बायोटेक्नोलॉजी के हो, बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो, हमें पेड़ पौधों के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि शहर के बच्चे जो होते हैं उनको ना हो। तो ये हमारी हम डिफरेंट हो गए औरों से। सर वी नो दी बायोडाइवर्सिटी, हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि वी नो दी वेजिटेशन। सर किसी भी पेड़ पौधे का आप नाम पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया है ना। तो ये हमारी पॉजिटिविटी होगी। हमें काम मिलने के बीएससी एमएससी करने के बाद भी एक पॉजिटिव सर वी नो वेजिटेशन। और जितने बात सब वाले लोग होते हैं ना डायरेक्टली, मैं मजदूर का बेटा होकर के मैं वहाँ साइंटिस्ट बन गया, और तुम तो किसान के बेटे हो। किसान के यहाँ तो मजदूरी करते हैं लोग, जो जिस किसान के यहाँ मजदूरी करते हैं मैं उन मजदूर का बेटा हूँ। मैं साइंटिस्ट के लेवल पर जा सकता हूँ, तुम तो साइंटिस्ट से ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, हम कम नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी on degraded land using biotechnological tools. So
what about the biotechnological tools we have, we will discuss. What type of biotechnological tools we have used, we will discuss. So first we will discuss about our country. So we have, in our country, friends, we have 329 million hectare land. मीन्स 329 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारे पास है। 1 मिलियन में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं। ऐसे हम पर 329 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से 72 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है। ये ठीक है ना? इसी तरीके से बोलो, जिस 72 मिलियन हेक्टेयर 72 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है, जो 31.03% से। बाकी आप देखेंगे मोर देन 68 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास वेस्ट लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, जो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर लैंड है। कितनी है? जो हमारे 55 जिलों में फैली हुई है। हमारे पास 55 जिले हैं, 55 ही जिले हैं, तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, हमारे 55 जिलों में 31 मिलियन के लगभग लैंड है। सबसे पहले राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश आता है, जिसमें जमीन ज्यादा है, और मध्य प्रदेश के बाद में कौन आता है? मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र आता है। तो इस तरीके से एक्टिव पब्लिकेशन है, पब्लिक बुक 2 है और प्रिंट पब्लिक पेपर 5 है। इनको हमारे अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। पीडी के द्वारा बेस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट, बेस्ट जूनियर साइंटिस्ट। As you know, देखो, what language you will be prefer, English, Hindi or Marathi, or just you can say, or Gadwali or Kumayu. So, I think I will use English, Hindi mix. Sometimes whatever I will say, you should know very well. कुछ तो आपके समझ में आना ही चाहिए है। तो मैं ये कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू लेवल माई बेस्ट कि यू शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर आई विल बी प्रेजेंट हियर, इट शुड नॉट बी फ्रॉम द इंटरनेट एंड इट शुड नॉट बी द अदर सोर्स. वॉट एवर आई विल बी प्रेजेंट हियर, इट विल बी ट्रू एंड ऑथेंटिक. ओके, on whatever today we will discuss on the basis of the research, on the basis of the field research, on the